Hi, this is quiz number 30, final quiz for Civil Services Examination Prelims 2021, 10th of October. Let us begin. फर्स्ट सेशन है पॉलिटी का। पॉलिटी का पहला सवाल है आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द टर्म स्टेट डिनोट्स व्हाट? ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, हर राज्य की, all local other authorities within the territory of India और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम अक्सर ऐसा बोलते हैं ना, सरकार को ये करना है, गवर्नमेंट को ये करना है, स्टेट को दिस एंड दैट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेट? फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को सेफगार्ड करते हैं फ्रॉम दिस स्टेट, बट व्हाट इज दिस स्टेट? तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो आर्टिकल 21 है वो डिफाइन करता है स्टेट को, और सेम डेफिनेशन डीपीएसपी में भी एप्लीकेबल है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, मतलब यूनियन लेवल पे, उसको हम स्टेट बोल सकते हैं। गवर्नमेंट लेजिस्लेचर हर राज्य में है, विधानसभा वाली, उसको भी हम स्टेट बोल सकते हैं। जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, पंचायती राज एक्सेट्रा, म्यूनसिपैलिटी, जो भी अथॉरिटी है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल है, उनको भी हम स्टेट बोल सकते हैं। तो जो स्टेट है इसकी ये तीनों स्टेट को डिफाइन करते हैं। ये तीनों इंक्लूडेड है इन दिस डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। सो द राइट आंसर हियर इज 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, नेक्स्ट दूसरी बात आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी इन 1989। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। एक स्वीप इनिशिएटिव है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है ईसीआई का फॉर वोटर एजुकेशन। सो आपको बताना है इन तीनों में से करेक्ट क्या है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। ये जो बॉडी है ना, पहले ये 1 मेंबर था, बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर हुआ बिकॉज वोटिंग राइट्स भी 21 to 18 हुए थे। सो 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना मल्टी मेंबर बॉडी। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इलेक्शन कमीशन होता है, कमिश्नर होते हैं, वो 6 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, टर्म, या फिर 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब इलेक्शंस में ये बोला जाता है चुनाव उतने ही अच्छे होते हैं जितनी जागरूक उसकी जनता होती है। बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको इलेक्ट किसने किया है? लोगों ने, पीपल ने। तो जैसा प्रजा वैसा राजा। सो दैट इज वाई जो चुनाव होते हैं वहाँ पे इलेक्टोरल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। सो दैट इज़ वाई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका एक मैंडेट भी होता है वोटर एजुकेशन, और उसके लिए स्वीप इनिशिएटिव है। तो स्वीप क्या है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। कि ये नहीं कि केवल 50% लोगों ने ही वोट दिया, 48% वोट दिया है, नो। पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और एजुकेटेड वोट डालना चाहिए। सो दिस इज डी, 1, 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों करेक्ट है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज आर नॉट लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल में 8th शेड्यूल में भाषाएं हैं, भाषाएं। एनईपी 2020 आया है, उसमें भी रीजनल लैंग्वेज और इन सब पे काफ़ी एम्फेसाइज किया है। तो जो लैंग्वेज है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी लैंग्वेज नॉट लिस्टेड है। ये मिस्टेक कोई नहीं करेगा, नॉट इनकरेक्ट। यहाँ पूछा है नॉट। इंग्लिश, डोगरी, गढ़वाली। तो क्या इंग्लिश 8th शेड्यूल में है या नहीं? डोगरी 8th शेड्यूल में है या नहीं? गढ़वाली 8th शेड्यूल में है या नहीं? सो द राइट आंसर ओवर हियर इज डी, इंग्लिश इज नॉट इन 8th शेड्यूल, गढ़वाली इज नॉट इन 8th शेड्यूल। एक भाषा है नेपाली, नेपाली क्या 8th शेड्यूल में है? आंसर बाद में बताना, नेपाली। सो द राइट आंसर हियर इज डी, 1 एंड 3। नंबर 4, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड नंबर्स शो कर रहा है, स्टॉक मार्केट।
तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। तो सेबी एक्चुअली है क्या? ये कोई स्टैचुरी बॉडी है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। ये कोई क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब कोई नियम कानून भी बना सकती है। ये क्वासी जुडिशियल है, मतलब जजमेंट वगैरह भी पास कर सकती है। तो व्हाट इज दिस सेबी? सेबी जो बना था वो इसीलिए बना था कि जो स्टॉक मार्केट में इरेगुलरिटीज है उसको चेक करे, स्टॉक मार्केट्स में जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे। तो ये ड्यूटी डिलीवर करनी है सेबी को। तो सेबी को पार्लियामेंट का एक एक्ट है, सेबी एक्ट, तो दिस इज स्टैचुरी बॉडी। तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है स्टैचुरी बॉडी। ये क्वासी लेजिस्लेटिव भी होगी और ये क्वासी जुडिशियल भी होगी, बिकॉज स्टॉक मार्केट्स एटसेट्रा में इसको एज अ लेजिस्लेटिव एज अ जुडिशियल दोनों काम करना पड़ता है। सो दिस इज नॉट कंप्लीटली बट क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। So the right answer over here is D, 1, 2 and 3. This is true and this is also true. 1, 2 and 3. Alright. Next. ये सवाल है सेंट्रल जू अथॉरिटी का, CZA। ये भी एक स्टैचुरी बॉडी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नो जू कैन बी ऑपरेटेड इन इंडिया विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी। अब देखिए, जू में किसको रखते हैं? वाइल्ड एनिमल्स वगैरह को। तो क्या ये स्टैचुरी बॉडी होगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर? यस। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी एक स्टैचुरी बॉडी है अंडर दिस एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ट्रू। अब बिकॉज ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है तो पूरे इंडिया में जितने भी जूज हैं उधर का मेंटेनेंस हुआ, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, रिकग्निशन कब मिलेगा, एनिमल का भी क्रूएलिटी नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ना इसका मैंडेट होता है सेंट्रल जू अथॉरिटी। जैसे कोविड हुआ तो टाइगर्स जो है ना इसमें भी कोविड का वायरस मिला, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी ने ऐसे स्टेटमेंट्स इशू किए थे कि क्या सेफगार्ड्स करे जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके उनके प्रोटेक्शन के लिए। सो नो जू कैन बी ऑपरेटेड विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द CZA। ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। सो द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। ओके, सो दिस कंप्लीट्स पॉलिटी 5 क्वेश्चंस। ओके, हर सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये कुछ पेयर्स हैं। ये बात है मैरीटाइम। ज्योग्राफी में जो मैरीटाइम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैरीटाइम मतलब समुद्र। मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेजर प्रमुख सी समुद्र की ये जो लेन्स हैं जहाँ से जिस ट्रांसपोर्टेशन होता है या कम्युनिकेशन होता है थ्रू सी रूट्स, तो मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन रीजन्स कनेक्टेड। ये कुछ स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट मतलब दो वाटर बॉडी को ऐसे कनेक्ट कर रही है। बाबल मंडप रेड सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, इज इट ट्रू? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर्शियन और इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। सो यू हैव टू टेल इन तीनों में से करेक्ट क्या है। तो मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, तो बाबल मंडप और रेड सी और इंडियन ओशन। बाबल मंडप मतलब स्वेज कैनाल वाला, एब्सोल्युटली ट्रू। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज मतलब ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन। अरेबियन सी है तो वो इंडियन ओशन में आएगा, ट्रू। स्ट्रेट ऑफ मलक्का मतलब इधर सिंगापुर, इधर, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडियन ओशन और फिर बाद में पैसिफिक आ जाएगा, तो इसको भी हम ट्रू मानेंगे। सो द राइट आंसर हियर इज डी। ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। स्ट्रेट्स ना फेवरेट टॉपिक है, अक्सर सवाल आता है स्ट्रेट्स। अब हमने अभी ब्लू टाइड पढ़ा था थोड़े दिन पहले, बायोल्यूमिनेसेंस। दिस इज रेड टाइड। रेड टाइड रिसेंटली इन द न्यूज है। दिस रिफर्स टू व्हाट? बिकॉज ओशन एसिडिफिकेशन है, IPCC रिपोर्ट बोल रही है। हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो गया है, डिस्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल हो गया है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। तो रेड टाइड एक्चुअली है क्या? एक्चुअली क्या होता है, जो सी होता है वो होता है ब्लू, बट सी में अगर जैसे काई जम गई है, एल्गल ग्रोथ हो गया है बहुत ज़्यादा, और इस एल्गल का कोई कलर होगा, तो उससे क्या होता है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम होने के कारण सी का कलर भी चेंज हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड रेड टाइड। अभी कुछ फ्लोरिडा वगैरह में भी इस टाइप के केसेस आए थे, रेड टाइड। ये एल्गल ब्लूम हार्मफुल होता है, तो दिस इज हार्मफुल एल्गल ब्लूम, हार्मफुल एल्गल ब्लूम। नंबर 8, यहाँ एनवायरनमेंट इकोसिस्टम का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज डिराइव्ड फ्रॉम नेचर? नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है।
इनफैक्ट एवरीथिंग प्रोवाइड करती है। तो ये जो नेचर की सर्विसेज है, इकोसिस्टम सर्विसेज, इसकी कुछ कैटेगरी, एक रिपोर्ट आई थी ऐसी 4 कैटेगरीज बताई थी। प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज। तो जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जो एक कॉम्प्लेक्स ऐसे पूरा सिस्टम बना हुआ है, नेचर, एनिमल, वाइल्ड लाइफ, एवरीथिंग। तो ये इकोसिस्टम में नेचर की कौन कौन सी सर्विसेज काउंट होगी? प्रोविजनिंग सर्विसेज मतलब प्रोविजन करना, खाना पीना, फूड वगैरह। प्रोविजनिंग कौन कर रहा है? नेचर कर रही है, तभी तो इकोसिस्टम चल रहा है। ट्रू। रेगुलेटिंग मतलब जैसे क्लाइमेट, टेम्परेचर रेगुलेट करना है, वाटर रेगुलेट करना है, ये सारी हीट रेगुलेट करना है, डिसिपेट करना है, तो ये सर्विस भी नेचर कर रही है, रेगुलेटिंग सर्विसेज। कल्चरल सर्विसेज जैसे कि एस्थेटिक्स वगैरह हुए, बहुत सारे कल्चरल वैल्यूज हैं पूरे इकोसिस्टम के, तो ये भी होती है नेचर की सर्विस, इकोसिस्टम सर्विस। इसके अलावा एक सर्विस और है, वो है सपोर्टिंग, ताकि ये सारी एक्टिविटीज़ एक स्मूथ फंक्शन में वर्क कर पाए। वैसे अगर अपन ऐसे नेचर को देखें ना, तो डेविड एटनबोरो का एक स्टेटमेंट है प्लैनेट अर्थ, कि अगर हम दूर से देखें ना तो नेचर ऐसे बड़ा केओस टाइप दिखता है, बट दिस इज़ अ वेल ऑयल्ड मशीनरी। हर पार्ट को पता है कि वो क्या सर्विस कर रहा है इस पूरे कंप्लीट इको सिस्टम में। तो दिस इज़ अ वेल ऑयल्ड मशीनरी, इको सिस्टम। तो प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल और सपोर्टिंग। सो द राइट आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। 11th जो स्टेटमेंट है उसमें ये आपको बताना है कि ये एक्टिविटी क्या है। इट इज़ एन इनएक्टिव स्टेट रिजेंबलिंग डीप स्लीप है, यहाँ पे डीप स्लीप। द बॉडी टेम्परेचर इज लोवर्ड एंड ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन। पोलर बियर्स, रोडेंट्स, बैट्स ये एक्टिविटी करते हैं, मतलब सो जाएंगे, महीनों तक सोए रहेंगे। इनएक्टिव स्टेट रिजेंबलिंग डीप स्लीप, बॉडी टेम्परेचर भी कम होगा, बॉडी एक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी। पोलर बियर्स, रोडेंट्स और बैट्स ऐसा करते हैं। सो यू हैव टू टेल ये करेक्ट क्या है इसमें। क्या ये एस्टिवेशन है, क्या ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, या क्रोमिज्म है, या फिर हाइबरनेशन है? तो यहाँ पोलर बियर है, पोलर बियर से हमें पता चल गया दिस इज हाइबरनेशन, हाइबरनेशन। सो द राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। ओके, नंबर 10, ये बात है अर्थक्वेक का। विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is caused by sudden release of the transmitted pressure of moving lithospheric और crustal plates. अर्थक्वेक वैसे क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है प्लेट्स में, और प्लेट ब्रेक हो रही है, कोलाइड हो रही है, समथिंग हैपनिंग, तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे क्विक रिलीज हो जाएगी। तो विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज कॉज्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ द ट्रांसमिटेड प्रेशर, ट्रू। द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स, उसको बोलते हैं एपिसेंटर, इज इट ट्रू? जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ उसको क्या एपिसेंटर बोलते हैं। वदाती बेनियोफ जोन्स है, दिस इज एसोसिएटेड विद डीप अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये बहुत डीप अर्थक्वेक्स होते हैं। सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये जो जोन होता है ना, एक्चुअली क्या होता है, सबडक्शन होता है, सबडक्शन प्लेट्स का। तो प्लेट्स बहुत डेप्थ में जाएगी यहाँ पे, जो जैसे ओशियनिक प्लेट है वो नीचे जा रही है, सबडक्शन, तो ये बहुत डेप्थ पे ऐसे करके अर्थक्वेक जनरेट होगा, तो उसको ये जोन बोलते हैं। तो ये डीप अर्थक्वेक होता है, ट्रू। सेकंड जो है, सेकंड में लिखा था इपी सेंटर, तो इपी सेंटर इज डिफरेंट फ्रॉम फोकस, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर हियर इज सी, 1 एंड 3। ओके, 1 एंड 3। लुक एट हियर, जैसे ये एक ओशनिक प्लेट है, ओशनिक प्लेट ऐसे सबडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल है, ये हैवी है, नीचे चली जाएगी, और फिर ऐसे दिस कन्वेयर बेल्ट टाइप वापस मैग्मा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो डेप्थ में बनता है ना, उसको बोलते हैं वादाती बेनियोफ जोन, और यहाँ पे आता है डीप फोकस, डीप अर्थक्वेक आता है। अब वर्ड क्या है, फोकस। तो जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, रिलीज ऑफ एनर्जी यहाँ पे हुआ, तो इसको बोलेंगे हाइपोसेंटर, मतलब फोकस। और इसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है सरफेस में, उसको बोलते हैं इपीसेंटर। सो दैट इज वाई ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अर्थक्वेक जहां स्टार्ट हुआ उसको फोकस बोलते हैं बजाय इपीसेंटर। ओके, इपीसेंटर सरफेस पे होता है, फोकस जहां पे अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज हुई, और ये डीप फोकस होता है तो वो होता है वदाती बेनियोफ जोन। ऑलराइट, सो द आंसर इज सी।
नाउ हिस्ट्री। हिस्ट्री का पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही फॉर्म द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, आपको आइडेंटिफाई करना है पर्सन को। ही फॉर्म द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ही इज एसोसिएटेड विद भूदान यज्ञ मूवमेंट। भूदान मूवमेंट। ही गेव द कॉल फॉर टोटल रिवॉल्यूशन। टोटल रिवॉल्यूशन की आपने बात की थी, टोटल रिवॉल्यूशन। सो नाम क्या है? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भूदान से भी एसोसिएटेड थे और टोटल रिवॉल्यूशन। तो विनोबा भावे जी है, जयप्रकाश नारायण जी, लोकमान्य तिलक जी, एम.एन. रॉय जी। यहाँ हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी। ओके, सो द राइट आंसर इज बी। 12th, दिस इज अबाउट नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट भी फिर से बहुत न्यूज में है बिकॉज कोल्ड वॉर 2.0 की बात चल रही है। Which of the following initiatives resulted in the adoption of the founding principles of non-aligned movement? Non-aligned movement. ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, नैरोबी डिक्लेरेशन या फिर वियना कन्वेंशन। तो क्या है ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, कैसे स्टार्ट हुआ? 1961 में हुआ था, फाउंडिंग भी हमने इसमें देखा। ब्राजीलिया, बांडुंग, नैरोबी, वियना। ठीक, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था अफ्रीका में, जहां पर इसके पिलर्स आ गए थे कि किस तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमें रखना है, NAM। तो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स इसके हैं बांडुंग कॉन्फ्रेंस में। बी इज द राइट आंसर। ऑलराइट। 13th, मैच द फॉलोइंग है। ऐसा बहुत कॉमन है क्वेश्चन कि कोई बुक है और उसके ऑथर से आपको मैच कराना है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, कालिदास ने मृच्छकटिका लिखा है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है। सो यू हैव टू टेल कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। अष्टाध्यायी पाणिनि। पाणिनि जो है ग्रामर बुक, अष्टाध्यायी पाणिनि, एब्सोल्युटली ट्रू। जो बुद्ध चरित्र है, बुद्ध चरित्र लिखा है अश्वघोष ने, एब्सोल्युटली ट्रू। कालिदास का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी सारी बुक्स, नॉवेल्स, एवरीथिंग कालिदास जी के बारे में पता होना चाहिए, बुक्स। बट ये जो बुक है ये कालिदास जी की नहीं है, मृच्छकटिका लिखा है शूद्रका ने। सो द राइट आंसर हियर इज सी, 1 and 3। अष्टाध्यायी पाणिनि, अश्वघोष बुद्ध चरित्र, कालिदास ने मृच्छकटिका लिखा है शूद्रका ने। सो द राइट आंसर इज 1 and 3। अब बात करते हैं कुछ न्यूज़पेपर, कुछ मैगजीन्स लाइक दैट। पावरफुल न्यूज़पेपर इमर्ज ड्यूरिंग द ईयर्स बिफोर द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था? एक्चुअली ये जो इरा था ना, उसमें न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को अवेयरनेस की बात की जाती थी, जागरूकता। तो स्वदेशी मूवमेंट में कुछ न्यूज़पेपर थे, आप बताओ कि करेक्टली मैच्ड क्या है। स्वदेश मित्रन जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। अमृत बाजार पत्रिका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ बाय मोतीलाल घोष जी। वॉइस ऑफ इंडिया NN सेन का है। तो करेक्टली मैच्ड क्या है? जो पहला है, पहला जो यहाँ पर है स्वदेश मित्रन, स्वदेश मित्रन, दिस इज बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर, एब्सोल्युटली ट्रू। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका स्टार्ट था मोतीलाल घोष जी ने, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया NN सेन का नहीं है, वॉइस ऑफ इंडिया है दादा भाई नारोजी का। सो करेक्ट क्या हुआ यहाँ पे? ए, 1 and 2। this is true and NN Sen is wrong. Voice of India is not NN Sen, this is Dada Bhai Narozi. So 1 and 2 is the right answer. Alright. अब बात आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक सिविलाइजेशन को अभी यूनेस्को की दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन वैसे ही इंपॉर्टेंट है और अब और इंपॉर्टेंट हो गई, IVC। तो ये कुछ साइट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी साइट इंडिया में है। धोलावीरा, बनावाली, आलमगीरपुर, मेहरगढ़। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली इंडस रिवर पे थी, तो उस टाइम पे इंडिया कुछ ऐसा होता था, आफ्टर पार्टीशन कुछ पार्ट पाकिस्तान में है, कुछ पार्ट इंडिया में है। तो कुछ साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की पाकिस्तान में है, कुछ साइट्स है जो इंडिया में है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये पाकिस्तान में है। तो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है। जो धोलावीरा है, ऑब्वियसली दिस इज इंडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बनावली, दिस इज ऑल्सो इंडियन। आलमगीरपुर, दिस इज ऑल्सो इंडियन, आलमगीरपुर भी इंडियन है। जमुना। देन मेहरगढ़ की बात आती है, मेहरगढ़ कल्टीवेशन के कुछ साइंस भी मिले यहाँ पे, मेहरगढ़। तो जो मेहरगढ़ है वो इंडिया में नहीं है, मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। सो द राइट आंसर इज 1 2 3, 1 2 and
3. Fourth is not in India. All right. अब लेट अस कम टू इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट चलता है स्वेट इक्विटी. स्वेट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वेट इक्विटी. ये एक नॉन मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट द इंडिविजुअल्स और फाउंडर्स ऑफ अ कंपनी मेक टूवर्ड्स द कंपनी. मतलब कंपनी में जो उसके फाउंडर्स हैं स्टार्ट में जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया, स्वेट मतलब पसीना, काफ़ी एफर्ट्स डाले, तो उनका कुछ कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज किया जाएगा. स्टार्टअप एंड बिजनेस ओनर यूज स्वेट इक्विटी टू फंड देयर कंपनी. स्टार्टअप एंड बिजनेस ओनर्स हैं तो वो इसको यूज करते हैं टू गेन दिस, टू मेक दिस फंड्स, टू अरेंज फंड्स. तो यू हैव टू टेल दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. सी. तो ये जो स्वेट इक्विटी है ना, इक्विटी मतलब कुछ भागीदारी मिल रही है, ये दी जाती है इंडिविजुअल्स को जो कंपनी में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो इसको स्वेट इक्विटी, लाइक 30 साल कंपनी में काम किया तो स्वेट इक्विटी टाइप कुछ होगा. एब्सोल्युटली ट्रू. ये जो चीज़ होती है ना, अक्सर स्टार्टअप और बिजनेस ओनर यूज़ करते हैं सो दैट कंपनी में इनको फंडिंग भी, लाइक समटाइम्स सैलरी के बाद बजाय कुछ इक्विटीज़ भी उन्हें दिया जाता है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. फर्स्ट भी ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है. सो द राइट थिंग हियर, राइट स्टेटमेंट हियर इज सी, बोथ 1 and 2. ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है. ऑल राइट. अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर डिबेट जो है ना पिछले 1-1.5 साल में सब घूम फिर के इन्फ्लेशन पे आ जाता है. तो हमें बताना है इन्फ्लेशन, कीमतों में बढ़ोतरी और उसके फैक्टर्स. Which of the following are supply side factors responsible for inflation? Supply side, ये supply side है. इन्फ्लेशन के दो होते हैं, एक होता है डिमांड पुल और दूसरा सप्लाई का कंस्ट्रेन हो रहा है, तो उससे इन्फ्लेशन आता है. तो आपको सप्लाई साइड फैक्टर बताने हैं. एक्सपोर्ट बढ़ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ गया. अब सी, अगर क्रेडिट क्रिएशन हुआ मतलब लोगों के पास बहुत पैसे आ गए, लोगों के पास बहुत पैसे आ गए मतलब डिमांड बढ़ेगी, तो वो डिमांड के कारण इन्फ्लेशन होगा, ना कि सप्लाई साइड. तो ये गया. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार भी बहुत खर्चा कर रही है तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसे आएंगे, तो अगेन डिमांड साइड इन्फ्लेशन होगा बजाय सप्लाई. ये भी गया. थर्ड है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट मतलब हमारे पास 100 रुपये दिस कोई प्रोडक्ट था, 100 kg पोटैटो था, वो सब का सब हमने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, तो हमारे पास शॉर्टेज हो गई पोटैटो की शॉर्टेज हो गई, तो इससे क्या होगा, सप्लाई हैम्पर होगा. तो पोटैटो की शॉर्टेज के कारण ये हुआ सप्लाई साइड फैक्टर. तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट से इन्फ्लेशन, ये वाला इन्फ्लेशन होगा. ओके, सो द राइट आंसर हियर इज ए, 1 ओनली. ओके, ये डिमांड है, ये भी डिमांड है, ये सप्लाई है. 18th. अब ये दो टर्म बड़े न्यूज़ में है बिकॉज पिछले कुछ टाइम से बैंक्स फेल हो रहे हैं. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म बेल इन विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़. बेल इन. रेस्क्यू करना कॉरपोरेट्स को बाय द गवर्नमेंट, रेस्क्यू करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बाय टैक्स पेयर्स मनी, रेस्क्यू करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बाय डिपॉजिटर्स और क्रेडिटर्स, या ऑल ऑफ द अबव. ये सब बेल इन के अलग अलग टाइप्स हैं. तो यू हैव टू टेल कि बेल इन क्या होता है. एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक बैंक है ना, ये रेस्क्यूइंग ऑफ कॉरपोरेट नहीं है. अब एक बैंक है, बैंक के पास अचानक पॉलिसीज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ गए, पॉलिसी फेलियर हुआ, तो वो बैंक फेल होने की कगार पे आ गया. अब बैंक अगर फेल होगा तो उससे डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, बहुत नुकसान होगा. तो सरकार स्टेप इन करती है और उस बैंक को बेल आउट करती है. सरकार स्टेप इन करती है और बैंक को बेल आउट करती है. तो बेल आउट का मतलब होता है जो हम सरकार को पैसा देते हैं, टैक्स पेइंग मनी, हमारे टैक्स पेइंग मनी से इस बैंक को सेव किया जा रहा है, तो वो होगा बेल आउट. बेल इन होगा मतलब हमने जो बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक अपने डिपॉजिटर क्रेडिटर से ही खुद को रेस्क्यू करेगा. तो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, ह्यूज सम्स है, तो उससे वो खुद ही बैंक इंस्टीट्यूशन खुद को रेस्क्यू करेगा, तो वो होगा बेल इन. तो बेल आउट मतलब टैक्स पेयर मनी, बेल इन मतलब जो डिपॉजिटर क्रेडिटर है उससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेस्क्यू करना. ओके, सो दिस इज सी, डिपॉजिटर्स एंड क्रेडिटर. टैक्स पेयर से होता है बेल आउट, सो दिस इज सी. अब ये टर्म भी न्यूज़ में है, प्रोविजनिंग क्या होता है बैंकिंग सेक्टर में, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रोविजनिंग. इट इज़ द लॉस दैट द बैंक इनकर्स ऑन सेल ऑफ बैड एसेट्स. तो बैड एसेट्स बेचे तो बैंक का कोशिश है कि कुछ तो पैसा निकले एटलीस्ट, बट उससे लॉस होगा. इट इज़ द अमाउंट ऑफ फंड दैट द बैंक नीड्स टू सेट असाइड व्हेन द लोन टर्न्स NPA.
It is the minimum amount of funds that the depositors will receive when the bank goes bankrupt. जैसे डिपॉजिट का जो इंश्योरेंस है 5 लाख रुपए का, तो वो मिनिमम अमाउंट है, तो वो प्रोविजनिंग हो गया जो सबको एक इंश्योरेंस मिला है. मिनिमम अमाउंट है विच द बोरोवर विल हैव टू पे इवन इफ द लोन टर्न्स एनपीए. एनपीए हो गया तो बोरोवर को इतना मिनिमम अमाउंट तो देना ही पड़ेगा. ये तो बोगस है. जब वो एनपीए दे ही नहीं पा रहा है तो वो मिनिमम अमाउंट भी नहीं देगा. दिस इज बोगस. अब बात आती है प्रोविजनिंग क्या है. तो एक्चुअली क्या होता है, बैंक ना ऐसे ही फेल नहीं होते. जो बैंक के एम्प्लॉयज़ है, जो मैनेजमेंट, उसको पता चलता है कि हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है. तो ऐसा नहीं है कि एक दिन पता चला बैंक फेल हो गया. नो, इस प्रोसेस में भी टाइम लगता है. तो जब टाइम लग रहा है कि बैंक को साल भर पहले ही पता चल गया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत बढ़ गए, बैंक फेल होने के चांसेस हैं, तो बैंक को अपने एसेट से कुछ पैसा साइड में रखना पड़ता है कि ये अगर एनपीए बनेगा तो इसके इंश्योरेंस के लिए ये मनी हमने साइड में रख दिया. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फंड दैट द बैंक नीड्स टू सेट असाइड व्हेन द लोन टर्न्स एनपीए. तो बैंक को पता है इसका लोन एनपीए हो रहा है. एनपीए में भी 90 दिन का टाइम रहता है. तो बैंक उस केस में उतने पैसे को सेट असाइड करेगा, तो वो ये बी होगा. दिस इज कॉल्ड प्रोविजनिंग. ओके, ये बैंक फेलियर्स हुआ, इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, ये एक दिन में नहीं होता है. पहले से पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में इकोनॉमी या फिर बैंक मूव कर रहा है. सो दिस इज बी. अब जो नेक्स्ट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट का पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, और इसलिए गवर्नमेंट एक और स्मार्टली काम कर रही है कि बहुत सारे चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे रहे हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो भी बढ़े. और इनफैक्ट दिस इज़ गुड एज वेल, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर टैग लगेगा तो ज़्यादा फंडिंग भी आएगी. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कोल्ड चेन. कोल्ड चेन क्या होता है, जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है. अफोर्डेबल हाउसिंग, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज. तो लास्ट ईयर ये बड़ा न्यूज़ में था. इतने सारे चीज़ों को, चाहे वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क हो, कोल्ड चेन हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, सॉइल टेस्टिंग हो, इन सब को अब इंफ्रा की कैटेगरी में रखा जाएगा. आप बाद में ये बताना, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस है ये कौन सा डिपार्टमेंट देता है. इन सबको कौन सा डिपार्टमेंट बताता है कि दिस विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस इस चीज़ को मिलेगा. ओके, सो द राइट आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. दिस एवरीबडी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है. नाउ लेट अस कम टू करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में पहला सवाल है, दिस इज अबाउट डिकम्पोजर. पूसा डिकम्पोजर ये क्यों न्यूज़ में? बिकॉज स्टबल बर्निंग. दिल्ली आते ही दिल्ली के आसपास स्टबल बर्निंग होगा और दिल्ली गैस चैम्बर बन जाएगा. तो पूसा डिकम्पोजर इंपॉर्टेंट है. ये माइक्रोबियल बेस्ड स्ट्रैटेजी है जो डिग्रेड करता है एग्रीकल्चरल वेस्ट. तो ये जो ठूंठ बच जाते हैं, इसमें कैप्सूल्स आती है, उससे सॉल्यूशन बना के स्प्रे कर दो तो 15 दिन में ही वो डिजोल्व हो जाएंगे. डिग्रेड हो जाएगा एग्रीकल्चरल वेस्ट में माइक्रोब्स के थ्रू. ट्रू. बट ये जो पूसा डिकम्पोजर है ना, ये बड़ा पॉपुलर नहीं हो रहा. तो इट हैज़ द डिसएडवांटेज नॉट बीइंग इको फ्रेंडली, रिड्यूसिंग न्यूट्रिएंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल. तो इज इट करेक्ट? बिकॉज ऑफ दिस डिसएडवांटेज ये पॉपुलर नहीं हो पा रहा है. सो करेक्ट क्या होगा यहाँ पे? पहला ट्रू है, दूसरा गलत है. यस, पूसा डिकम्पोजर अभी इतना पॉपुलर हुआ नहीं, बट उसका रीज़न ये है कि इसको प्रॉपरली प्रमोट नहीं किया. जो फार्मर्स के जो एप्रीहेंशंस हैं उसको एड्रेस नहीं किया. बाकी जो पूसा डिकम्पोजर है ये इको फ्रेंडली है, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये न्यूट्रिएंट कैपेसिटी कम करेगा. इनफैक्ट ये ऑगमेंट करेगा. तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, पहला स्टेटमेंट ट्रू है. सो द राइट आंसर हियर इज ए, वन ओनली. ऑलराइट. 22nd, ये भी बहुत न्यूज़ में है. GRAP, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान. ये क्या है? फार्मर की इनकम 2022 तक हमें डबल करना है, इसीलिए हम डाइवर्सिफाई करने की भी बात कर रहे हैं. दिस सप्लीमेंट्री इनकम की बात कर रहे हैं. ये कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन है दिल्ली NCR रीजन में, दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में. सोलर पावर 100 गीगावाट का है 2022 तक. चाइल्ड लेबर को हटाना है, चाइल्ड लेबर प्रैक्टिसेस को. सो व्हाट इज दिस ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान? ग्रेडेड मतलब अगर थ्रेट इस लेवल का है तो ये स्टेप होगा, नेक्स्ट लेवल थ्रेट पे नेक्स्ट स्टेप होगा. तो दिस इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान. पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सारे डीजल के व्हीकल्स बंद हो जाएंगे, लाइक दैट. ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान. तो ये बात है पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड NCR, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है. इससे रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती है, इसको एड्रेस करना ज़रूरी है. दैट इज़ वाई अभी फायर क्रैकर्स का भी बैन हो गया है, सेल नहीं होगा NCR में, दिल्ली में, दिस एयर पॉल्यूशन के कारण. अब है, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ बैंड सर्टेन मोबाइल एप्लीकेशंस इन इंडिया
बाय इन्वोकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैच्यूटरी लॉ। पबजी को बैन कर दिया था, सब दुखी हो गए थे। सो पबजी को बैन किया इन एप्लीकेशंस को, लाइक दैट एप्लीकेशंस, तो किसके तहत किया, किस स्टैच्यूटरी लॉ के थ्रू किया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ओके, तो इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? टेल। तो ये अनलॉफुल नहीं है, यूएपीए यहाँ नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए नहीं है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन फेरा वगैरह भी नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी नहीं है। ये जो है वो आईटी एक्ट है। आईटी एक्ट का सेक्शन 69A होता है, उसके तहत ये सारे मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह को बैन किया जा सकता है। सो दिस इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू इजराइल एंड पैलेस्तीन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? पिछले कुछ टाइम से इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स हुए हैं, तो आपको बताना है इनमें से क्या लिंक्ड है इजराइल और पैलेस्तीन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से। ओस्लो अकॉर्ड, अरब पीस इनिशिएटिव, लॉया जिरगा टॉक्स, अब्राहम अकॉर्ड्स। तो इसमें इजराइल पैलेस्तीन डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए क्या क्या है? ओके, अब ओस्लो अकॉर्ड कब था? 92-93 में हुआ था। इजराइल पैलेस्तीन दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसा यूएस ने वहाँ पे किया। तो ये जो चीज़ थी वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए कही जा सकती है। सो दिस इज ट्रू, ओस्लो अकॉर्ड। अरब पीस इनिशिएटिव 2002-3 में हुआ था। ये जो नेशंस थे इन्होंने अगेन यहाँ पे पीस की बात किया था, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात किया था। ट्रू। कुछ ही टाइम पहले जो यूएस के प्रीवियस प्रेसिडेंट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो लेके आए थे अब्राहम अकॉर्ड्स। तो आज की डेट में जो इजराइल है ना, इजराइल का रिलेशन इस सऊदी ब्लॉक से बड़ा अच्छा हो रहा है, ईरान से नहीं, सऊदी ब्लॉक से। यहाँ यूएई हुआ, सऊदी हुआ, इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ रहे हैं, एम्बेसीज बन रही है। दिस इज अब्राहम अकॉर्ड्स। बाकी लॉया जिरगा तो ट्रेडिशनल एथनिक कम्युनिटीज़ वगैरह हैं अफगानिस्तान की, दिस काउंसिल्स हैं, ट्राइबल काउंसिल्स हैं, लोया जिरगा। सो दिस इज नॉट इजराइल पैलेस्तीन। सो द राइट आंसर हियर इज सी। राइट आंसर इज सी। सी मतलब सी नहीं, राइट आंसर यहाँ पे होगा, इसमें से सारे ही गलत हैं। राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4, इसको भी मैं करेक्ट कर दूंगा। राइट आंसर होगा 1, 2, 4। ओस्लो है, अरब पीस है और अब्राहम अकॉर्ड है। ओके, करेक्ट पूछा है, ओस्लो, अरब पीस और अब्राहम अकॉर्ड। लॉया जिरगा अफगान है नहीं। 1, 2 एंड 4, न्यू ऑप्शन 1, 2, 4। 1, 2 एंड 4। ओके, 25th, ये वर्ड बड़ा न्यूज़ में है, ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स ये क्या होता है? ग्लोबल कॉमन्स हाई सीज को बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर को बोल सकते हैं, अंटार्कटिका को बोल सकते हैं, आउटर स्पेस को बोल सकते हैं। तो मतलब ये अर्थ का वो चीज़ है जिस पे सबका हक है, किसी पर्टिकुलर नेशन ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि दिस इज अवर्स। दिस इज ग्लोबल कॉमन, सबके लिए है। हाई सीज तो अनक्लॉज है, बट उसके बाद वाला जो है वो हाई सीज है। ट्रू, हाई सीज ग्लोबल कॉमन है। एटमॉस्फेयर ग्लोबल कॉमन है। अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट और ये भी ग्लोबल कॉमन्स है। आउटर स्पेस तो ग्लोबल कॉमन ही है। सो द राइट आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सो दिस कंप्लीट्स 25 MCQs इन 25-30 मिनट। लास्ट 30 डेज में हमने एवरीडे क्विज सेशंस किए 30, और इसमें हमने बहुत सारी लर्निंग्स जो सीखी है उसको आप इम्प्लीमेंट करना अभी 10th of October को। ओके, सो दिस कंप्लीट्स 30 MCQs, 30 दिस क्विजेज। ऑलराइट, सो बाकी इसकी जो लर्निंग्स है उसका एक सेपरेट वीडियो भी बना के मैं शेयर कर दूंगा, फाइनल टिप्स एंड ऑलराइट। So study full throttle. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.